स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भारत के प्रमुख राजवंश और उसमें हमने वर्धन वंश तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे शेष वंश। पहला है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना की थी 1750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। गोपाल के बाद धर्मपाल शासक बना, जो पाल वंश का सबसे महान, शक्तिशाली व प्रतापी शासक था। उसने अपने राज्य का विस्तार कन्नौज तक किया और कन्नौज तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। प्रतिहारों व राष्ट्रकूटों के साथ हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में धर्मपाल ने अपने राज्य को सुरक्षित रखा और पाल वंश का अंतिम शासक था महिपाल, जिनको राजेंद्र प्रथम ने हराया। पालवंशी शासक थे, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और पाल वंश के शासकों ने नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट वंश है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश 736 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी और नासिक को अपनी राजधानी बनाया। दंती दुर्ग ने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता की समाप्ति की। उसके पश्चात कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। उसके पश्चात ध्रुव गुर्जर प्रतिहार शासक वस्त्रराज को पराजित करके ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का शासक बना। उसके पश्चात गोविंद तृतीय ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय व पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। अमोघ वर्ष एक शांति प्रिय शासक था। उसने मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया और अमोघ वर्ष के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया और इस अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष को विश्व के 4 महान शासकों में से एक बताया है। चालुक्य शासक तेलप ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के शासक कर्क तृतीय को पराजित करके माल्यखेत पर अधिकार कर लिया था। राष्ट्रकूट वंश के अधिकांश शासक थे जो वैदिक धर्म के अनुयायी थे और संस्कृत व कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने 725 ईस्वी में गुजरात में की थी। इस कारण इसको गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाने लगा। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक वस्त्रराज था, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। उसके पश्चात नागभट्ट द्वितीय वस्त्रराज का पुत्र था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से पराजित हुआ और उसके पश्चात भोज प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी, महान व समृद्ध शासक था और भोज प्रथम को महिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। महिर भोज के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। उसके पश्चात महेंद्रपाल ने महाराजा धीराज परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि धारण की और महेंद्रपाल के गुरु थे राजशेखर, जिन्होंने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण की रचना की। महेंद्रपाल के पश्चात
महिपाल शासक बने, उन्होंने आर्यव्रत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महिपाल के समय अरब यात्री अल-मसूदी भारत आया। महिपाल राजपूत शासक इंद्र तृतीय के द्वारा पराजित हुए। राज्यपाल के समय में 1013 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। राज्यपाल महमूद गजनवी से बिना आक्रमण किए भाग गया और 11वीं शताब्दी के अंत तक गुर्जर प्रतिहार वंश सदा के लिए उखाड़ दिया गया। दक्षिण भारत पर शासन करने वाले प्रमुख वंश थे चोल वंश, पांड्य, चेर। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे चोल वंश। अशोक के अभिलेखों में चोल वंश का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मिलता है। जो चोल शासक थे, जो चोल निवासी थे, उनकी जो भाषा थी वो थी तमिल भाषा। 100 ईस्वी के लगभग चोल वंश में करिकाल नामक एक राजा हुआ जिसने पुगार नगर की नींव डाली। और जो ये राजा थे करिकाल, इसका सिंहल जो श्रीलंका का नाम था, सिंहल से युद्ध किया और इस युद्ध में इनको विजय मिली। इसके पश्चात राजराज प्रथम शासक बने, जो चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे महान शासक था, सबसे समृद्ध शासक था। राजराज प्रथम ने गंगे कोंड की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम ने मैसूर, मद्रास, कुर्ग, सिंहल द्वीप पर अधिकार करके दक्षिण भारत में एक छत्र सम्राट, एक छत्र राज्य की स्थापना की। और राजराज प्रथम के पास शक्तिशाली नौसेना थी। राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर बनवाया और उसके पश्चात राजधीराज शासक बना, जो राज प्रथम का पुत्र था। राजधीराज चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में मारा गया। अब हम पढ़ेंगे चोल प्रशासन। चोल प्रशासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के हाथ में होती थी। चोल प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। चोल प्रशासन को 6 प्रांतों में बांटा गया था, जिनको मंडलम कहा जाता था। मंडलम के उपविभाग थे, जैसे कोट्टम, नाडु, कुर्रा, ग्राम। चोल काल में भूमि की उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। कासू, चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासू कहलाता था, जो 16 ओंस का होता था। चोल काल में जो मंदिर बने वो द्रविड़ शैली में बने, और द्रविड़ शैली का जो मंदिर है वो है राजराजेश्वर मंदिर, जो शिव मंदिर है, जो द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। जो चोल वंशीय जो शासक थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे, और चोल काल में दास प्रथा का प्रचलन था और महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार था। पल्लव वंश, इस वंश के शासकों ने अर्काट, मद्रास, तिरुचन्नी पर राज किया। और पल्लव वंश के राजा थे महेंद्र वर्मा द्वितीय, नरसिंह वर्मा फर्स्ट, नरसिंह वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा फर्स्ट, नंदी वर्मा द्वितीय व अपराजित। पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था महेंद्र वर्मा। महेंद्र वर्मा को वास्तु निर्माता कहा जाता है। महेंद्र वर्मा ने मध्य विलास फैशन नामक नाटक लिखा। महेंद्र वर्मा ने महेंद्र तालाब खुदवाया।
महेंद्र वर्मा 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ। उसके पश्चात महेंद्र वर्मा का पुत्र नरसिंह वर्मन शासक बना। नरसिंह वर्मा ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके वातापी पर अधिकार कर लिया और जो पल्लव राजा थे उन्होंने महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और वहां पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। वंश पुलकेशिन प्रथम ने 550 से लेकर 757 तक शासन किया और अश्वमेध करवाया। इसके पश्चात पुलकेशिन द्वितीय शासक बना जो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी, सबसे महान व सबसे समृद्ध शासक था। पुलकेशिन द्वितीय का जो साम्राज्य था वो उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत था। उसके पश्चात उसका पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को पराजित करके शासक बना और कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया और विक्रमांक की उपाधि धारण की। विलन ने विक्रमादित्य जीवन पर आधारित विक्रमांक देवचरित ग्रंथ लिखा और मीताक्षरा को हिंदू कानून का आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। चालुक्य नरेशों ने बौद्ध व जैन धर्म को आश्चर्य प्रदान किया। प्रमुख वंश पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे भारत पर बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण मतलब बाहरी जातियों के आक्रमण। भारत पर शक, कुषाण और हूण ने आक्रमण किया और भारत पर जो आक्रमण करने वाले थे वो थे शक मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी जिसने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। शक थे वो बोलन दर्रे से होकर 71 ईस्वी पूर्व में भारत आए। शकों को शक कुलवी कहा जाता है। शकों ने सिंधु प्रदेश को जीतकर सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। शकों ने मथुरा, अवंती, महाराष्ट्र, काठियावाड़ व गुजरात पर शासन किया। शकों के पश्चात कुषाण भारत आए। कुषाणों को यूची, तोचेरियन कहा जाता है। फिर देखिए कुजुल कदफिसस प्रथम कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। कुजुल कदफिसस वैदिक धर्म का अनुयायी था। उसके पश्चात भीम कदफिसस द्वितीय भारत के विशाल क्षेत्र पर इसने अधिकार किया और भीम कदफिसस था वो शैव धर्म का अनुयायी था और भीम कदफिसस ने भारत में पहली बार अपने नाम से सोने के सिक्के चलाए। कनिष्क को कुषाण वंश के प्रमुख राजाओं में माना जाता है। कनिष्क ने अपनी राजधानी पेशावर और द्वितीय राजधानी मथुरा को बनाया। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया और जिसकी अध्यक्षता आचार्य पार्श्वनाथ ने की थी। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा शक संवत चलाया गया। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां पर कनिष्कपुर नगर बसाया। कनिष्क के दरबार में पार्थ, पशुमित्र, अशुघोष जैसे बुद्ध विचारक और चरक जैसे चिकित्सक विद्वान थे। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय व प्रचार हुआ। उत्तर भारत में कुषाणों ने लगभग 230 वर्षों तक शासन किया। देखिए वो 230 वर्ष नहीं है, 230 ईस्वी है, तो
कहने का मतलब है कि उत्तरी भारत में कुषाणों ने 230 ईस्वी तक शासन किया। हूण, भारत पर शक व कुषाणों के बाद हूणों का भारत पर पहला आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ। जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया उस समय गुप्त वंश के सम्राट गुप्त का शासक था। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने बंजारी हूण को हराया और उसके पश्चात तोरमान सरदार गुप्त साम्राज्य को नष्ट करके पंजाब, राजपूताना, सिंध और मालवा पर अधिकार कर लिया और महाराज धीराज की उपाधि धारण की। तोरमान सरदार के बाद उसका पुत्र महिलकुल सियालकोट को राजधानी बनाया और वहां पर अधिकार किया। महिलकुल बौद्ध भिक्षुओं से घृणा करता था। उसने मठों व स्तूपों को नष्ट किया। महिलकुल को मालवा के शासक यशोधर्मा ने पराजित किया और पराजित होने के बाद महिलकुल कश्मीर चला गया और वहां पर अपना राज्य कायम रखा। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया और भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। इसी के साथ जो हमारा पहला अध्याय था स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी, ये अध्याय पूर्ण हो गया। अब हम अगली कक्षा में दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे।